देश के अंदर सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, ये पाकिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। जब किसान आंदोलन होता है, जहाँ 700 के बाद किसान शहीद हो जाते हैं, उसको खालिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। आपको पता नहीं जो पंजाब और हरियाणा के सिख किसान वहाँ बैठे थे, वो खालिस्तानी नहीं है, ये वही सिख हैं जिन्होंने जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डार ने हमारे देशवासियों पर गोली चलाई तो उनसे बदला लेने वाला कोई इनका वीर सावरकर नहीं था, पंजाब प्रांत का सरदार उधम सिंह था। और ये दूसरे जो सीए वाले लोग हैं उन सबूत मांगते हैं, देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हम जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वो किसी को देशभक्ति का सबूत नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा है, जब चाइना के मांगे हुए टैंकों से पाकिस्तान हमारी तरफ गलत निगाहों से देख रहा था तो अब्दुल हमीद उसके नीचे लेट जाता है। यह सबसे बड़ा सबूत है। जब हमारे देश का एक गरीब बच्चा अणु पकड़ता है और उसको परमाणु बम बना करके पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाल बनाकर अब्दुल कलाम बन जाता है, यह हमारा सबूत है। जब हमारे हाथ में टेनिस की बॉल को दिया जाता है तो हम पाकिस्तान की 3-3 विकेट उखाड़ करके इरफान पठान बन जाते हैं। जब हमारे हाथ में जब हम बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो पूरे विश्व में धूम मचा करके हम शाहरुख खान बन जाते हैं। जब हम शहनाई को पकड़ते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। ये हमारा देशभक्ति का सबूत है, ये हम देशभक्ति का सबूत, लेकिन हम किसी को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है, हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई। ये देश की आज़ादी में हर व्यक्ति ने जो है अपना योगदान दिया है। यहाँ क्या है, जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं। इलेक्शन से पहले उनको पता चल जाता है कि 400 सीट 400 पार आएगी, लेकिन पुलवामा में कहाँ से अटैक होता है होने के बाद भी पता नहीं चलता, वो अभी तक पता नहीं चलता कि कोई भिखारी को जब भीख दिया जाता है तो भिखारी बदले में उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि भारत की 140 करोड़ की जो आबादी है, जिसको 5 किलो राशन मिला, वो भीख था जनता के लिए, और उस आशीर्वाद के बदले में उनको वोट चाहिए। मतलब इस तरीके से आप मतलब वोट मांग रहे हैं, ये 5 किलो राशन का ये आप सहारा ले रहे हैं, मतलब हम जनता को आप भिखारी समझ लिए। जनता जाग चुकी है, वो वोट हमारी बहन बेटी है, हम अपनी बहन बेटी का अपहरण नहीं होने देंगे, हम अपने वोट की रक्षा करेंगे। अम्बेडकरवादी जिंदा है देश के अंदर, याद रखे। एक ही आंधी राहुल गांधी। ये 70 साल कांग्रेस का पूछते हैं, लेकिन अपना चलाया हुआ नोट 4 साल नहीं चला पाए, 4 साल नहीं चला पाए। ये 70 साल की बात करते हैं। अगर पोलियो में पल्स पोलियो अभियान जो चला था, उसमें अगर कांग्रेस पोलियो का ड्रॉप लेके ना आई होती तो आधे नेता भाजपा के कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूँ और आपको बता दूं चांदनी चौक में मौजूद हूँ। जैसे कल छठा चरण अभी पूर्ण हुआ है, संपन्न हो चुका है। दिल्ली का जो चुनाव होना था वो संपन्न हो चुका है, लेकिन रिजल्ट जो है 4 जून को आना बाकी है। लेकिन उससे पहले अटकलें लग रही हैं कि 400 पार का जो नारा दे रहे थे वो 400 पार से भी ज़्यादा ऊपर लेकर आएंगे। लेकिन दिल्ली का क्या हाल है, और अभी पंजाब सीट बाकी है, 7वां चरण जो है वो बाकी है, 1 जून को अभी चुनाव होना है। जिस तरीके से रजत शर्मा ने अभी एक जो है शो किया और उसमें बताया कि भैया उनकी विदाई जो है 4 जून को होने वाली है। अब राहुल गांधी का जो है इटली में टिकट कटने वाला है और वो इटली वापस जाने वाले हैं। तो देखने वाली बात यह है कि लोगों से जानते हैं और जनता की राय जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर माहौल है और क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा। तो तमाम लोगों। राज, क्या नाम है? राज, ये बताइए कि अभी जिस तरीके से अभी छठा चरण जो संपन्न हुआ है, क्या लग रहा है कि दिल्ली की जीत निश्चित है या फिर 400 पार का नारा बिल्कुल दृढ़ है और वो आएगा? नहीं, 400 पार का नारा को तो भूल जाइए। हाँ। वो तो ख़त्म था, वो जुमला था, वो जुमले के तरह लोगों ने लिया उस बात को, वो तो नहीं है। रही बात छठे चरण का जब चुनाव कंप्लीट हुआ है तो लोग जिस तरीके से वोट में अपना योगदान दिए हैं, उस वोट को देखते हुए हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल 7 सीट आएगी। इंडिया गठबंधन जीत रही है यहाँ से, दिल्ली से 7 सीट आएंगी। बिल्कुल ऐसा होगा? जनता ने वोट किया यार, और जनता बहुत इसमें अहम वोट किया, उनके लिए ये वोट बहुत अहम था और उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। और ये जनता का ही है कि 7 के 7 सीट दिल्ली में हम ला रहे हैं। अभी मैंने बोला जैसे कि रजत शर्मा एक शो कर रहे थे, कह रहे कि 1 तारीख को मेहंदी है
और 2 तारीख को जो है उनकी हल्दी है और 4 तारीख को उनकी विदाई है, यानी कि राहुल गांधी जी की विदाई तय है और इटली पहुंचने वाले हैं वो। ऐसा होगा? देखो, जिसके घर में शादी होती है ना, उसी को पता होता है कि हमारी विदाई कब है। हो सकता है कहीं वो अपनी विदाई की बात कर रहे हो। हम अब राहुल गांधी को अपनी विदाई का नहीं पता है। अब हमारी शादी होगी तब हमें पता होगा ना कि हमारी विदाई होने वाली है। हम अपना डेट तारीख सब फिट कर लेंगे, भाई 4 तारीख को हमारी ये होगी, 3 तारीख को फलना चीज़ होगा। तो वो कहीं अपनी बात बता रहे होंगे, अपना तारीख रख लिए होंगे, मुहूर्त निकलवा लिए होंगे, तो उनकी विदाई होने वाली। अपनी विदाई की तारीख वो जनता को बता रहे हैं कि हम इस दिन विदा होने वाले हैं। तुम लोगों को, जो उनके भक्त लोग हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, आओ और हमसे गले लग के रो लेना जिसको रोना होगा, क्योंकि अब हम हो रहे हैं विदा। तो जाहिर सी बात है। और उन लोगों से मैं कहना भी चाहता हूँ, जो उनके चाहने वाले हैं, विदाई समारोह में ज़रूर शामिल हो और यार गले लग के उन्हें ये आश्वासन दो कि सब ठीक हो जाएगा। एक तसल्ली दो। अब रो करके ही विदाई हो, लेकिन तसल्ली देना मोदी जी पड़ेगा। की हंसी तो कुछ और बता रही थी। मोदी जी बैठे बड़े खुश हो रहे थे, उनकी हंसी ये बता रही है कि भैया इस बार जो है सरकार दोबारा से बनेगी। मोदी जी आंसू भी मोदी जी का निकला था, आपको आंसू नहीं देखा था? हंसी भावुक हो गए थे, देखिए वो। क्यों भावुक हो गए भाई? जवानी लड़खड़ाने लगी थी मोदी जी की, आपने देखा था? तो रोए भी थे। और रोना क्यों पड़ा यार? अगर आप सीना तान के इस देश के लिए काम किए हो तो फिर आपको रोना क्यों पड़ रहा? रोने का मतलब है कि आपको अपनी हार का डर सता रहा है। आपको लग रहा है कि हम जाने वाले हैं, तभी तो आप रोने धोने पे आ गए। इस बार मोदी जी बड़े आने वाले हैं। कैसे आने वाले हैं? पता चल जाएगा 400 पार। 400 पार। 4 तारीख को 400। अरे भैया, वो देखो, बीजेपी का मतलब, बीजेपी का फुल फॉर्म ही है भारतीय जुमला पार्टी। जुमला वो 800 का थे, 400 का थे, वो जुमला है, उसको हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कहा था अब की बार 45 पार, आई 8 सीट। पश्चिम बंगाल गए अब की 150 पार, आई 70 सीट। किसने कहा था? कौन? जिसकी 400 पार वाली बात कर रहा हूँ। गारंटी लेते हैं? नाम नहीं लेंगे। गारंटी, मोदी जी की गारंटी लेते हैं। नीतीश कुमार बिहार में नहीं पलटेंगे, कोई लेता है गारंटी? अच्छा, मोदी जी की गारंटी की बात, मैं कहीं आप उस गारंटी की बात तो नहीं कर रहे हो जिसको मोदी जी अपनी गारंटी बताते हैं और मोटा भाई उसको बोलते हैं ये जुमला है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। एक मिनट, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस चीज़ से कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ नहीं आती। ये दोनों आपस में विचार करके है कि मैं जिस चीज़ का गारंटी देने जाता हूँ तुम उसको जुमला मत बताया करो। पहले अमित शाह जी और मोदी जी आपस में बैठ करके इस चीज़ को फैसला कर ले। जुबान फिसल गई होगी उनकी। मोदी जी गारंटी बता के आते हैं, तुरंत अमित शाह जाते हैं, बोलते हैं वो तो यार चुनावी जुमला है। अब जब ये अपने आप में अंडरस्टैंड नहीं है तो जनता को क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे बताओ? एक तरफ वो गारंटी देते हैं, दूसरी तरफ जुमला बता देता है दूसरा गृह मंत्री हमारा। जुबान फिसल गई होगी उनकी। अच्छा, मतलब इन लोगों का जो भी वर्ड निकलता है इनकी फिसलने से निकलता है। और नहीं, राहुल गांधी आलू का निकला ही नहीं ससाना। था। किसका निकला था? राहुल गांधी का कह रहे हैं ये राहुल से सोने वाला आपको मालूम नहीं है बयान किसका? ये बयान मोदी जी का था। वो बात नहीं था, मोदी जी का था। उन्होंने समझाया था, उसको बाद में टेप्पर से बचा था। उसको तोड़ फोड़ के। मैं मंगलसूत्र की बात करता हूँ। कभी मीडिया वाले ने या देश के किसी व्यक्ति ने जसोदा बहन के मंगलसूत्र के बारे में पूछा है? जसोदा बहन का मंगलसूत्र ना, कहाँ मत है? पूछो, फिर कहेंगे पर्सनल चले गए। बाप रे, ना 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 ना, मत चले गए। पर्सनल चले गए। अपनी सहेली से पूछा मंगलसूत्र क्यों छीन ली उसने? जो स्मृति ईरानी पे आ गए। हाँ, वो अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन के अपने पहन रखा। स्मृति ईरानी अमेठी से बम्बई पहुंच गई और कभी अब अमेठी जाने वाली नहीं है। लिख लो, अमेठी से भागी बम्बई पहुंची है। वो तो चीनी सस्ती करने वाली है वहाँ। हाँ, वहाँ 400, उन्होंने जो 400 का 2014 में सिलेंडर था 325 में दिया अमेठी में ले जाकर के। और जनता ने सिलेंडर लेके घूम रही थी, अफसर लेके घूमेगी। सी बात है। देखो मैं बता दूं खुल के सभी को, देशवासियों को, बीजेपी एक नंबर ईमानदारी से तो 1% नहीं आने वाली। और अगर धांधलेबाजी नहीं हुई, अगर ईवीएम में घपला हुआ, मशीनों की चोरी हुई, वोट की चोरी हुई, तो याद रखे सुप्रीम कोर्ट तक मामला घसीटा जाएगा। याद रखे, ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अब याद रखे, तो जनता जाग चुकी है। वो वोट हमारी बहन बेटी है, हम अपनी बहन बेटी का अपहरण नहीं होने देंगे। हम अपने वोट की रक्षा करेंगे। अम्बेडकरवादी जिंदा है देश के अंदर, याद रखे। एक ही आंधी राहुल गांधी, एक ही आंधी राहुल गांधी। ये अभी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है बहन बेटी है वोट हमारा, अगर उसमें धांधली हुई तो धांधली का डर भी सता रहा है, यानी कि हाँ, गलत होगा तो रोड पर क्यों नहीं आएंगे। सताएगा? आप डर पता उनको, हार का नहीं सता रहा। डर ना, हारने के बाद जो कस्टडी में लोकर में जो कुटाई होने वाली उसका सता रहा है। याद रखे, रिमांड का सता रहा है उनको। के सवाल का जवाब देने का डर लग रहा है। धांधलेबाजी की आप बात करें, धांधलेबाजी कैसे नहीं हो सकती? चंडीगढ़ के अंदर पूरे देश ने देखा, लाइव कैमरे में धांधलेबाजी हुई, किसने नहीं देखा? अरे लाइव छपरा के अंदर रोहिणी आचार्य पर हमला कर दिया जाता है, उसमें उनके कार्यकर्ता को गोली मार दी जाती है। ये गुंडा राज है।
और प्रधानमंत्री सुशासन की बात करते हैं, तानाशाही। प्रधानमंत्री यहाँ कहते हैं महिला सुरक्षा, लेकिन मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की बेटी पत्नी को अर्धनग्न करके घुमाया जाता है। मणिपुर पर मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। मणिपुर के लिए 36 सेकंड, सीना 56 इंच का, और मणिपुर के लिए 36 सेकंड, यही महिला सशक्तिकरण। मनीषा वाल्मीकि हाथरस के अंदर उसका रेप करने के बाद उसके घर वालों की बिना मर्जी के लिए उसे जला दिया जाता है। मैं कहता हूँ गम की मारी बेचारियों के लिए चार आंसू नहीं है नारियों के लिए, और बेटियों के लिए ये नारे देते हैं बस, और जनसभाएं करते हैं ये बलात्कारियों के लिए। प्रज्वल रेवन्ना को ये जनसभाएं करते हैं जाकर के और बातें करते हैं बेटी सशक्तिकरण की। आप मुझे बताइए इसी तरह होगा? महिलाएं घर से निकलने के लिए परेशान है कि हम घर से कैसे निकलें। इतनी भयावह स्थिति हो चुकी है, लोगों को पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। अगर कोई अपनी बात कहता है उस पर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक ब्रिटिश कंपनी आई थी जिसने ईस्ट इंडिया नामक कंपनी चला करके पूरे देश को बर्बाद कर दिया था, उसी तरह कुछ सनकी तानाशाह लोग मेक इन इंडिया के नाम पर देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जो ये तानाशाही सरकार जो सोच के बैठी ना कि हम लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, तो मैं कह रहा हूँ इनकी गलतफहमी अपनी दूर कर ले। याद रखे एक तानाशाही सरकार को ना 24 में और अभी लोकसभा इलेक्शन में 4 जून को उनको मुंह की भर गिला देंगे। याद रखे, मुंह की दिखा देंगे इनको। चाहने वाले क्या कहेंगे? अरे जोगी, अरे मोदी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में। आने वाले ऐसे कहेंगे। ऐसे कहें। 70 साल की बात करते हैं। अभी आपने देखो बहुत लोग आएंगे यहाँ, अभी यहाँ कोई आ जाएगा कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। ये 70 साल कांग्रेस का पूछते हैं, लेकिन अपना चलाया हुआ नोट 4 साल नहीं चला पाए, 4 साल नहीं चला पाए। ये 70 साल की बात करते हैं। अगर पोलियो में पल्स पोलियो अभियान जो चला था उसमें अगर कांग्रेस पोलियो का ड्रॉप लेके ना आई होती तो आधे नेता भाजपा के कुरकुरे की तरह टेढ़े मेढ़े पैदा होते। श्वेता तिवारी कह रही है कि वो जो 2000 का नोट था भैया, वो काले धन के लिए जो है लोगों ने जब्त कर लिया। बिल्कुल, जो सरकार ने खरीद फरोख्त होती है ना, महाराष्ट्र के अंदर खरीद फरोख्त की गई, तो ये उसी में यूज हुआ है सारा काला धन। नेहरू जी फोन किया था मोदी जी को कि मत दो किसी को काला धन। मत दो, नेहरू जी ने फोन किया था मोदी जी को। नेहरू जी आ ही जाते हैं हमेशा। उनमें आता, हम तो कभी नाम ये तो हर जगह लेके चले आते हैं। इनका सीधा कारनामा है कि जितना इल्जाम होता है सबके जिम्मेदार नेहरू है। हाँ, इसका कोई जिम्मेदार ये है ही नहीं। बीजेपी की पार्टी किसी भी कत्ल का जिम्मेदार नहीं है, सबका जिम्मेदार नेहरू है। अभी आपने मोदी जी का छठे चरण के बाद एक अभी आया था, उनका कॉन्फ्रेंस था, वो क्या बोल रहे थे पता है? अब देखो इनके वोट मांगने का तरीका कितना चेंज हो गया। वो क्या मांग रहे हैं कि मैंने 5 किलो राशन दिया गरीब जनता को, ठीक है, और उस राशन के बदले में जनता से मैं चाहता हूं कि आशीर्वाद दे। और कंपैरिजन देख लो कैसे कर रहे हैं कि कोई भिखारी को जब भीख दिया जाता है तो भिखारी बदले में उसको आशीर्वाद देते हैं। तो इसका ये मतलब है कि भारत की 140 करोड़ की जो आबादी है, जिसको 5 किलो राशन मिला, वो भीख था जनता के लिए, और उस आशीर्वाद के बदले में उनको वोट चाहिए। मतलब इस तरीके से आप मतलब वोट मांग रहे हैं। ये 5 किलो राशन का ये आप सहारा ले रहे हैं, मतलब हम जनता को आप भिखारी समझ लिए। और रही बात राशन की, तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो राशन दिए हो, तुम अपने फंड से दिए हो या जनता के पैसे से दिए हो? 5 किलो अपने पैसे से एक रुपया भी देश को दिया है क्या? ये वो हमारा पैसा है, और हमारे पैसे से तुम 5 किलो राशन देके हमको भिखारी समझ रहे हो? नहीं, कैसा मतलब ये राजनीति कर रहे हो तुम? इलेक्शन से पहले उनको पता चल जाता है कि 400 सीट 400 पार आएगी, लेकिन पुलवामा में कहां से अटैक होता है होने के बाद भी पता नहीं चलता। वो अभी तक पता नहीं चलता। 300 किलो साल बदले, सवाल नहीं बदला। 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था? अभी तक जांच क्यों नहीं हुई? इस निकम्मी सरकार बीजेपी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, क्या 300 किलो आरडीएक्स की जांच क्यों नहीं हुई? दोषी क्यों नहीं पकड़े गए? नहीं, उसका भी याद रखें। अरे टेंशन मत लो, उसका भी इल्जाम वो नेहरू पे लगा देंगे, टेंशन मत लो। वो भी नेहरू ही करवाया होगा, वो नेहरू ही करवाया होगा, मोदी जी थोड़ी करवा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि वो जो कहता है ना, क्या नाम करता भूल गया, तानाशाही इस तरह हावी है। मैं देश के अंदर, देश का संविधान कहता है कि आपको अगर कोई चीज स्यूटेबल नहीं लग रही या कोई नियम आपके ऊपर थोपे जा रहे हैं तो आपको आंदोलन करने का अधिकार है। देश के अंदर सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, ये पाकिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। जब किसान आंदोलन होता है, जहाँ 700 के बाद किसान शहीद हो जाते हैं, उसको खालिस्तानी संज्ञा दे देते हैं। आपको पता नहीं जो पंजाब और हरियाणा के सिख किसान वहाँ बैठे थे, वो खालिस्तानी नहीं है, ये वही सिख हैं जिन्होंने
जब जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डार ने हमारे देशवासियों पर गोली चलाई तो उनसे बदला लेने वाला कोई इनका वीर सावरकर नहीं था, पंजाब प्रांत का सरदार उधम सिंह था, सरदार उधम सिंह था। और ये दूसरे जो सीए वाले लोग हैं उन सबूत मांगते हैं, देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, हम जो लोग मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं वो किसी को देशभक्ति का सबूत नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा है, जब चाइना के मांगे हुए टैंकों से पाकिस्तान हमारी तरफ गलत निगाहों से देख रहा था तो अब्दुल हमीद उसके नीचे लेट जाता है। यह सबसे बड़ा सबूत है। जब हमारे देश का एक गरीब बच्चा अणु पकड़ता है और उसको परमाणु बम बना करके पृथ्वी और आकाश जैसी मिसाल बनाकर अब्दुल कलाम बन जाता है, यह हमारा सबूत है। जब हमारे हाथ में टेनिस की बॉल को दिया जाता है तो हम पाकिस्तान की 3-3 विकेट उखाड़ करके इरफान पठान बन जाते हैं। जब हमारे हाथ में जब हम बॉलीवुड में कदम रखते हैं तो पूरे विश्व में धूम मचा करके हम शाहरुख खान बन जाते हैं। जब हम शहनाई को पकड़ते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन जाते हैं। ये हमारा देशभक्ति का सबूत है, ये हम देशभक्ति का सबूत, लेकिन हम किसी को देने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये देश बहरहाल सबका है, हिंदू न मुस्लिम न सिख न ईसाई। ये देश की आज़ादी में हर व्यक्ति ने जो है अपना योगदान दिया है। यहाँ क्या है, जमीर बेच के नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जमीर बेचकर नफरत जगाते रहते हैं और लहू से प्यास को वो अपनी बुझाते रहते हैं। जिनको पसंद नहीं देश में अमन और सुकून, वो जानबूझकर हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं, जानबूझ के हिंदू मुस्लिम का दंगा कराते रहते हैं। तो ये दंगे वाली साजिशें हैं। आप अगर ये साजिशें न हो तो आप बताइए, सड़क से सदन तक एक इनका नालायक सांसद किस तरह के बयानबाजी करता है। प्रधानमंत्री जी उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाते? देश की संसद जिसको पूरा विश्व देख रहा होता है, इससे हमारे देश की छवि खराब होती है। देश के अंदर रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, उस भाषा को बोलने की हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आती है? इस पर बात होनी चाहिए। इस भय को खत्म करने की जरूरत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, इस नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान को लेकर के वो चले हैं। इसलिए देश की उम्मीद जागी है और प्रधानमंत्री जी लगातार घबरा गए हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी गंगा माँ की बात करने लगते हैं कि अब तो बात बात पर वो तिजारती पहलू निकाल लेता है और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। और तेरे फन की तो मैं इसलिए भी कदर करता हूँ कि तू हर बात पे आंसू निकाल लेता है। भाई की बात से सहमत हैं? बिल्कुल 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 कि कहते हैं कि दिलों में उल्फत के चिरागों को जलाया जाए, दिलों में उल्फत के चिरागों को जलाया जाए, आओ नफरत के अंधेरे को मिटाया जाए। और आप हिंदू मैं मुसलमान कहाँ तक यारो, आप हिंदू मैं मुसलमान कहाँ तक यारो, हम सभी एक हैं दुनिया को बताया जाए, हम सभी एक हैं दुनिया को बताया जाए। ऐसा लग रहा है मैं महफिल में आ गई हूँ और यहाँ फनकार यहाँ इकट्ठे हो गए हैं कि 4 जून की बात कर रहे हैं ना, कि 4 जून को कौन आता है, 4 जून को क्या फैसला होगा। मैं बोलने नहीं दिया जा रहा है, कलम और कैमरा दोनों पर पहरा लगा दिया गया है। जो लोग सच नहीं दिखा सकते, सच नहीं लिख सकते, जो लोग सच लिखना चाहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, जो लोग सच दिखाना चाहते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है। सरकार का विरोध करना मानो देश का विरोध करना हो गया। सरकारों का विरोध करना चाहिए, लगातार सरकारों का विरोध होता रहता है। आप मुझे बताइए, विपक्ष के अंदर बैठे हुए अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त की कांग्रेस सरकार डेलीगेशन में उनका इलाज कराने के लिए विदेश भेजती है। ये मेरे देश की खूबसूरती है, ये मेरे देश की खूबसूरती नहीं है कि आप राहुल गांधी को मोदी चोर कहने पर उनकी संसद सदस्यता ले लें। ये देश को आप विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को पैरों के नीचे रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं बात करूं किसानों की, मैं एक किसान हूं। 2014 के अंदर किसानों की जो जीडीपी थी, किसानों की जो ग्रोथ दर थी, वो कृषि की 4.4 थी, लेकिन 2024 आते आते वो 1.8 क्यों रह जाती है? क्योंकि देश कृषि प्रधान देश है। फिर भी यहाँ किसानों की आप नहीं सुनोगे। जब यहाँ किसान धरना देंगे तो आप उनको खालिस्तानी कह दोगे। आपकी दिल्ली सरकार, वो उत्तर प्रदेश की सरकार उनका पानी बंद कर देगी, उनकी लाइट बंद कर देगी। यही आप किसानों के लिए? आप कहते हो किसान मेरे दिल में बसता है। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, वही किसान 46 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वहाँ तड़पता रहा और 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में सिकुड़कर मरता रहा, लेकिन आपके कान पर जूं नहीं रेंगी। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। देश की महिला रेसलर जो देश को गोल्ड मेडल जीत के लाई, जिन्होंने हिंदुस्तान के लाल किले पर नहीं बल्कि कई विदेशों में जाकर के देश के झंडे को लहरा करके देश के गौरव को ऊपर करने का काम किया, उनका शोषण किया जाता है। दिल्ली पुलिस उनको जमीन पर रगीट कर ले जाती है, तब आपकी संवेदनाएं कहाँ चली जाती हैं? आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा शोषण किसी का हुआ है तो गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और महिलाओं का शोषण हुआ है, क्योंकि रोजगार